Hello everyone, welcome to your channel. Today will be discuss about endocrine system और ये endocrine system का आज लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस में हमने यहाँ पे 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये कह सकते हैं कि 9 लेक्चर है। जितना था endocrine सिस्टम में हमने A to Z हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया, ठीक ना। रिमेनिंग जो भी अगर बचता भी है यहाँ पर टॉपिक तो उसको भी फर्दर हम फ्यूचर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के कुछ अदर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होती हैं, कह सकते हैं कंपटीशन भी उसे और साथ में एकेडमिक एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी अच्छी खासी जो है इम्पोर्टेंस होती है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हुआ है कंपटीशन के लिए और जनरेट हो सकता है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपसे बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम और लेक्चर आपके लिए बेहतर इम्प्रूवमेंट करके सुधार करके और आपके सामने प्रेजेंट करें। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके। तो इसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कि इंडोक्राइन सिस्टम में तो यहाँ पर 3 से 4 ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। एक तो यहाँ पर है सबसे पहले पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। सेकंड थाइमस ग्लैंड, और थर्ड है यहाँ पर सेकंड थाइमस ग्लैंड देखेंगे। थर्ड यहाँ पे किडनीज, और किडनीज में कुछ इंपॉर्टेंस हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं और साथ में बॉडी के लिए भी काफ़ी इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में देखेंगे कुछ हार्ट में भी हार्मोन्स का है फॉर्मेशन होता है। ये सब कैसे होता है आज के लेक्चर में हम आज फिनिश करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर पहले हम ओवरव्यू समझते हैं इसका, कि पीनियल ग्लैंड का पहले हम उसका सिचुएशन और स्ट्रक्चर देखेंगे, कहाँ कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसके बाद उसका फंक्शन देखेंगे। थाइमस ग्लैंड्स में उसका भी सिचुएशन देखेंगे, देन फंक्शन देखेंगे। किडनी में इरिथ्रोपोइटिन्स हार्मोन्स, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन्स, रेनिन 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी हार्मोन्स को देखेंगे। हार्ट के अंतर्गत आर्टेरियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, सी टाइप्स नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, इन सभी को हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। पीनियल ग्लैंड्स का अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ब्रेन होता है, ठीक है ना। ये ह्यूमन का ब्रेन है, और ह्यूमन को ब्रेन को यहाँ पर जूम करके बताया गया, ठीक है। यहाँ पर तो प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड के जस्ट ये पोस्टेरियर में प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड, बहुत ही छोटी सी रहती है, और इसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस पीनियल ग्लैंड को हम इपीफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। इसको ये अनदर नाम भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द इपीफाइसिस, ठीक है। इज लोकेटेड इन द डाई इंसेफेलिक एरिया, ठीक ना। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डाई इंसेफेलिक एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन अबव द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला जो ये ब्रेन का पार्ट्स होता है, इसको पहले हम इरेज करते हैं, देन इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन का हिस्सा होता है, और ब्रेन के जस्ट ऊपर यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के ऊपर ये थैलेमस वाला पार्ट्स होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पर एक पीनियल ग्लैंड्स होती है। इसका सिचुएशन कुछ यहाँ पर ही होता है, ये शब्द को याद रखिएगा, डाई इंसेफेलिक एरिया, ठीक है। डाई इंसेफेलिक एरिया के पास ही पीनियल ग्लैंड की सिचुएशन होती है। इट इज द स्मॉल कोन शेप, किस शेप की होती है? कोन शेप का। जिस तरीके से आप कोन देखे होंगे उस टाइप की इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। विथ अ लेंथ अबाउट द 10 mm, मतलब इसकी जो लेंथ होती है 10 mm है। पीनियल ग्लैंड्स आर द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, मतलब पीनियल ग्लैंड्स के पास दो सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है लार्ज इपिथेलियल सेल्स, जिसको हम पैरेन्काइमल सेल्स भी कहते हैं। इसको जरूर याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। लार्ज इपिथेलियल सेल्स, और इपिथेलियल सेल्स को हम पैरेन्काइमल सेल्स भी कहते हैं। सेकंड है न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। क्लियर। इन एडल्ट्स में अगर देखेंगे तो पीनियल ग्लैंड्स इज द कैल्सिफाइड, ये शब्द याद रखिएगा कि
पीनियल ग्लैंड जो होती है एडल्ट में कैल्सिफाइड्स होती हैं, ठीक है। इपिथेलियल सेल्स एग्जिस्ट एंड सिक्रेट द हार्मोनल सबस्टांस। इपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट हैं पीनियल ग्लैंड्स के पास में, ठीक है, तो इसका काम क्या हो रहा है यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रेशन करना और एग्जिस्ट करना, मतलब वहां से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है उसको सिक्रेट करेगा और अदर आर्गन जहां पर उसकी जो है रिक्वायरमेंट होगी टारगेट आर्गन पर उसको वहां पर भेजने का काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स का काम हो। फंक्शन की अगर बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के, तो पीनियल ग्लैंड के मेनली देखा जाए तो मुख्य रूप से टू फंक्शंस होते हैं, क्लियर। फर्स्ट फंक्शन की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इट कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज इन द एनिमल्स बाय रेगुलेटिंग द सीजनल फर्टिलिटी। मतलब कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब यहाँ पर ह्यूमंस की ही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स किंगडम के अंतर्गत ही ह्यूमंस आता है। तो सीजनल जो फर्टिलिटी होती है उसके सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, क्लियर। फर्स्ट फंक्शन याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता रहा है कि पीनियल ग्लैंड्स प्ले लिटिल रोल इन रेगुलेटिंग द सेक्सुअल फंक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। मतलब कहने के मीन्स यहाँ पर ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उसकी फर्टिलिटी सीजनल फर्टिलिटी को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ में लिटिल इंपॉर्टेंस प्ले करता है सेक्सुअल फंक्शनिंग के रूप में ह्यूमंस में भी, क्लियर। तो मतलब कि ये एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन दोनों में ये अपना कंट्रोलिंग और पीनियल ग्लैंड्स के रूप में रेगुलेटिंग को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड फंक्शन की बात करेंगे तो सीक्रेट द हार्मोन सबस्टांस कॉल्ड द मेलाटोनिन। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और उस हार्मोन्स का नाम होता है मेलाटोनिन और ये सबस्टांस के रूप में सिक्रेट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि पीनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कि विच हार्मोन सिक्रेटेड द फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड से किस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा मेलाटोनिन, क्लियर। आगे समझिए यहाँ पर मेलाटोनिन के ही बारे में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मेलाटोनिन एक ही हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा पीनियल ग्लैंड से, इसी के बारे में जानकारी लेंगे। सोर्स ऑफ द सिक्रेशन की बात करेंगे तो ये एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं हम पेरेन्काइमल सेल्स। अभी स्टार्टिंग में ही देखा कि दो सेल्स प्रेजेंट है, एक पेरेन्काइमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स को हम लार्ज एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं, और सेकंड है न्यूरोग्लियल सेल्स है। तो ये सेल्स कहाँ से प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड्स में। और यही पीनियल ग्लैंड से इस सेल्स के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा। क्वेश्चन पूछ देगा कि मेलाटोनिन हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से तो सिक्रेट हो रहा लेकिन किस सेल्स के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कि पेरेन्काइमल सेल्स के द्वारा होता है, क्लियर। केमिस्ट्री की थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे कि मेलाटोनिन इज इंडोल, मतलब कि मेलाटोनिन एक तरह का यहाँ पर इंडोल्स का काम कर रहा है, जिसका सेकंड नाम होता है एन एस्टिल 1,5 मेथॉक्सी ट्रिप्टेमाइन से, ठीक है। ये एक तरह कह सकते हैं ये कि केमिस्ट्री में इंडोल्स होता है और इंडोल्स का ही ये नाम होता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। एक्शन मतलब कि इसके फंक्शन की रिगार्डिंग अगर किस तरीके से कार्य कर रहा है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन एक्ट मेनली इन द गोनाड्स से। गोनाड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल ओवरीज, ठीक है। जैसे मेल की जो टेस्टिस होती है और फीमेल की जो ओवरीज होती है ये गोनाड्स का नाम होता है। तो ये मुख्य रूप से गोनाड्स पर प्रेजेंट होता है और गोनाड्स पर ही काम करता है, नॉट फॉर द प्रेजेंट, ओनली फॉर द वर्क इन द गोनाड्स। मतलब कि गोनाड्स के रूप में यहाँ पर वर्क करेगा और वर्क करके सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा, क्लियर। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड एक्शन डिफर फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि डिफर फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज की, दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि ये आइदर फीमेल है कि आइदर ये मेल है, उसको ये डिफरेंशिएट करने का भी काम करता है जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। इन सम एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स में ये क्या काम कर रहा है कि इट स्टिमुलेट द गोनाड्स व्हाइल इन द अदर एनिमल्स। मतलब कि कुछ एनिमल्स में ये गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है जबकि कुछ अदर एनिमल्स में जैसे इट इनहिबिट द गोनाड्स है। मतलब कि कुछ अदर एनिमल्स में इसका जो गोनाड्स के रूप में एक्ट कर रहा है उसको इनहिबिट करता है और कुछ एनिमल्स में ये अपना वर्क परफॉर्मेंस भी दिखाता है, मतलब कि स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन, जो
मेलेटोनिन हार्मोन से। जबकि ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो इट इनहिबिट्स द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी बाय इनहिबिटिंग द गोनाड्स है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वो बोल रहा है कि जो प्यूबर्टी स्टेज होती है, चाहे बॉय हो या गर्ल, उन दोनों की जो अनसेट, अनसेट का मीन्स होता है शुरुआती दौर, तो जो इनिशियल स्टेज होती है, तो प्यूबर्टी के दौरान इसका इनहिबिशन होता है, मतलब कि उनमें जो सिक्रेशन होने की कैपेसिटी होती है वो इनहिबिट रहती है, और साथ में जो गोनाड्स की कंडीशन होती है उसमें भी ये इनहिबिट रहता है। लेकिन गोनाड्स के रूप में वर्क जरूर करेगा, बट उतना वर्क नहीं करेगा जितना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्क करती हैं। क्लियर? इतना आप इनके बारे में समझ गए। चलिए अब आगे थोड़ी सी और समझते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स हैं। क्लियर? थाइमस ग्लैंड की अगर हम सिचुएशन की बात करेंगे तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक ग्लैंड जिसको बोला जाता है थायराइड्स ग्लैंड। ठीक है? और थायराइड्स ग्लैंड के जस्ट नीचे यहाँ पर लगा हुआ एरिया होता है ट्रैकिया का, और ट्रैकिया के जस्ट यहाँ पर जो होता है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में इसका जो सिचुएशन होता है ना, बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट लंग्स, लेफ्ट और जो राइट लंग्स होता है उन दोनों के बीच में स्टर्नम एक बोन्स होती है, वहां पर ही इसका सिचुएशन होता है। क्लियर? सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होता है, बिलो द थायराइड ग्लैंड्स। ये जो थायराइड ग्लैंड है उसी के जस्ट नीचे, ठीक ना, मतलब ट्रैकिया के सामने और थायराइड ग्लैंड्स के नीचे। थाइमस इज द स्मॉल इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट ग्रेजुअली इन लार्ज स्टिल द प्यूबर्टी देन डिक्रीज इन द साइज। इंपॉर्टेंस पॉइंट है, समझिए यहाँ पर कि थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड्स होती है कि ये न्यू वार्म, मतलब कि जब बेबी न्यू वार्म जन्म लेता है उस दौरान इसका साइज काफी स्मॉल रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। फिर धीरे धीरे ये जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और सबसे ज्यादा इंक्रीज कब होता है? जब प्यूबर्टी की स्टेज 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 जो होता है इनिशियल होता है, प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है, उसी दौरान पर थाइमस ग्लैंड की साइज जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो फिर धीरे धीरे जैसे ये प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, दैट मीन्स प्यूबर्टी मीन्स यहाँ पर ये है कि जब चाहे बॉय हो या गर्ल, जब मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं आफ्टर द 13-14 टीन एज है, मतलब 13 से 14 ईयर के बाद, जैसे जैसे अपना बॉडी ग्रोथ होगी, बॉडी के हर एक आर्गन ग्रोथ होना स्टार्ट होंगी, प्यूबर्टी की कंडीशन होगी, उस दौरान पर इसका साइज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होती है, जैसे ही कह सकते हैं कि 30 साल की उम्र आती है, 30 से 35 साल, तो इसका साइज जो होता है डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है, और मीनोपॉज की कंडीशन में तो पूरा ये डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर प्रेजेंसी होती है। फंक्शन की बात करेंगे तो थाइमस हैज द लिम्फोइड फंक्शन। जो थाइमस होता है इसका लिम्फोइड फंक्शन होता है। लिम्फोइड फंक्शन का मतलब ये क्या है यहाँ पर कि टी लिम्फोसाइट्स के रूप में वर्क करेगा, और साथ में ये इंडोक्राइन फंक्शन भी अपना परफॉर्मेंस देता है। मतलब कि यहाँ पर जो थाइमस दो तरीके से इंपॉर्टेंस फंक्शन प्ले कर रहा है, एक लिम्फोइड फंक्शन प्ले करता है, सेकंड इंडोक्राइन फंक्शन। तो इट प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी इन द बॉडी। मतलब कि अगर लिम्फाइड फंक्शन इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी के रूप में वर्क करेगा। मतलब कहने कि यहाँ पर ये होता है कि अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है दो सेल्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट है। सेल्स तो ट्रिलियन में प्रेजेंट होती है, बट अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी की अगर बात करेंगे तो टू सेल्स यहाँ पर है, एक टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट की यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करेंगे तो ये टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन और ओरिजिन जो होता है, तो बोन मैरो से होता है। फिर ये धीरे धीरे माइग्रेट होकर के ब्लड स्ट्रीम में आता है, और ब्लड स्ट्रीम से सर्कुलेट होकर के थाइमस ग्लैंड्स के पास आएगा। तो थाइमस ग्लैंड के पास इसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन कह सकती हैं कि पूरा कंप्लीट होता है, इसलिए ये लिम्फोइड फंक्शन के रूप में वर्क करता है। यहाँ पर बताया भी गया है कि थाइमस हैज द टू फंक्शन प्रोसेसिंग द टी लिम्फोसाइट्स, सेकंड है इंडोक्राइन फंक्शन। क्लियर? तो मतलब कि ये इम्यूनिटी के रूप में भी ये ग्लैंड्स अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। क्लियर? इतना आप समझ गए इसके बारे में।
फर्स्ट अगर इसका हम देखेंगे डिटेल्स में, तो प्रोसेसिंग द टी लिम्फोसाइट कैसे हो रहा है कि थाइमस प्ले इन द एसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी बाय द प्रोसेसिंग ऑफ द टी लिम्फोसाइट से। मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसका जब डेवलपमेंट होता है थाइमस ग्लैंड के पास, तो ये अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। क्लियर। द लिम्फोसाइट विच आर द प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, वही चीज जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो लिम्फोसाइट्स थी टी लिम्फोसाइट, वो बोन मैरो में प्रोड्यूस तो हो रही है, उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन आर द प्रोड्यूस इन दैट थाइमस इनटू द टी लिम्फोसाइट्स है। मतलब कि ये प्रोसीड कहाँ पर हो रही है, थाइमस ग्लैंड के पास है, इनटू द टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होकर के। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 3 मंथ से, मतलब कि इसका जो पीरियड होता है, ठीक है, अकर्स होने का, तो 3 मंथ बिफोर द बर्थ है। बर्थ से पहले 3 मंथ का पीरियड होता है, एंड 3 मंथ आफ्टर द बर्थ है। मतलब कि बर्थ के पहले इसका 3 मंथ प्रीवियस में लिया गया है कि बेबी का जन्म नहीं हुआ, मतलब ये यूट्रस में पहला, उस दौरान पर ये अकर्स होता है। आफ्टर द बर्थ, जैसे ही जन्म ले लेगा बेबी, उस दौरान में 3 मंथ है। So a removal of the thymus 3 months after the birth तो will not affect the cell mediated immunity। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे ही बेबी का अगर जन्म हो गया, ठीक है, तो अगर आप थाइमस ग्लैंड्स को रिमूव कर देंगे, तो वहां पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करेगी, मतलब कि टी लिम्फोसाइट सेल्स जो वर्क कर रही है, तो वो उसका इफेक्ट किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा। इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शॉर्ट में हम बोलते हैं CAIV। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए। क्लियर। रिपीट कर देता हूँ, कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे ही बेबी का अगर जन्म नहीं हुआ बिफोर द बर्थ, तो 3 मंथ तक ये पीरियड चलता रहता है यूट्रस में। जैसे ये जन्म लेगा आफ्टर द बर्थ, ठीक है, तो आपको 3 मंथ देखने को मिलेगा। अगर इसका इन केस रिमूव किया नहीं जाता है, अगर इन केस रिमूव भी कर देती हैं आफ्टर द 3 मंथ, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए। एंडोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ पर दो हार्मोन्स का सेक्रेशन हो रहा है। ये हार्मोन्स का जरूर याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट है थाइमोसिन, सेकंड है थाइमिन। दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थाइमस। तो थाइमोसिन क्या होता है, इस चीज को समझिए। फर्स्ट हम बात करेंगे थाइमोसिन। तो थाइमोसिन इज अ पेप्टाइड। पेप्टाइड से मतलब प्रोटीन इन नेचर, कि जो थाइमोसिन होता है प्रोटीन नेचर का होता है। इट एक्सेलरेट द लिम्फोपोइसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, मतलब किसी चीज को आगे की ओर माइग्रेट करना। लिम्फोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट की सीरीज चलती है, मतलब कि लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, उसी को बोला जाता है लिम्फोपोइसिस। ठीक है, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। दैट मीन्स यहाँ पर हम डायरेक्ट किसी बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स हम बार बार बोल रहे हैं, तो हम टी लिम्फोसाइट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर समझिए कि थाइमोसिन जो होता है पेप्टाइड्स नेचर, मतलब प्रोटीन इन नेचर का होता है। एक्सेलरेट द लिम्फोपोइसिड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स का है प्रोलिफरेशन और लिम्फोपोइसिस हो रहा है, तो वहां पर कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, थाइमोसिन। क्वेश्चन पूछ देगा कि लिम्फोपोइसिस और प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक ना, फॉर कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखिएगा थाइमोसिन। थायमीन की बात करेंगे तो थायमीन इज आल्सो कार्ड द थाइमोपोइटिन। ठीक ना, इसका सेकंड नाम भी याद रखिएगा कि थायमीन को हम थाइमोपोइटिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इट सप्रेस द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग द एसिटिल कोलिन रिलीज। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एसिटिल कोलिन एक तरह का है सब्सटेंस होता है। ये आप फार्माकोलॉजी में डिटेल्स पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, जब आप फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ने की रहता है एसिटिल कोलिन। तो इसका अगर रिलीज हो रहा और रिलीज हो, क्या हो जाए, रिलीज तो हो रहा लेकिन रिलीज ना हो करके इनहिबिट हो जाए। इनहिबिट का मतलब होता है रुक जाना। तो ये डाइट क्या कर रहा है कि न्यूरोमस्कुलर की जो एक्टिविटी हो रही है उसको इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, मतलब सप्रेस करने का काम करता है। सप्रेस मतलब कि दबा देना। ठीक है, ये काम हो रहा है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थाइमस कॉज द माइस्थेनिया
मायस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। ये डिजीज का याद रखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि थाइमस हार्मोन्स का अगर इंक्रीज हो रहा है, थाइमस हार्मोन से जो थाइमोसिन और थाइमिन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, उसका सिक्रेशन अधिक हो जाए तो उस दौरान पर मायस मायास्थेनिया ग्रेविस डिजीज देखने को मिलती है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर किडनीज। किडनीज के अंतर्गत यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, तो 5 हार्मोन्स का सिक्रेशन है। फर्स्ट है यहाँ पर है इरिथ्रोपोइटिन, सेकंड है यहाँ पर थ्रोम्बोपोइटिन, थर्ड है रेनिन, फोर्थ है 125 ड्राई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल जिसको हम कैल्सीट्रियोल भी बोलते हैं, 5 है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर। तो एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो किडनी से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, जो हार्ट से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो इनको हम डिटेल्स अलग अलग सेपरेट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही इसके लिए। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि इतना आप पढ़िए, देन इसके बाद इन हार्मोन्स को हम एक एक सेपरेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इरिथ्रोपोइटिन को पढ़ेंगे, देन थ्रोम्बोपोइटिन, देन रेनिन। इस तरीके से सभी हार्मोन्स को हम सेपरेट तरीके से पढ़ लेंगे। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए ताकि हमको सपोर्ट मिले। क्लियर। थैंक यू सो मच।